हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ 25 मई और आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रीलिम्स हो चुका है और हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी मॉड्यूल। इकोनॉमी से जितने सवाल आए हैं टोटल 14 क्वेश्चंस हैं विच आर देयर फ्रॉम इकोनॉमी। सो वी विल बी टेकिंग अप ऑल दीज 14 क्वेश्चंस। माय इनिशियल रिस्पॉन्स वुड बी कि इफ़ द एस्पिरेंट हैज़ डन द बेसिक्स राइट, जैसे कि एनसीईआरटीज़ जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं और वो उसकी पढ़ाई की है और न्यूज़पेपर्स पढ़ा है और न्यूज़पेपर में वो चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम के लिए या सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट है, तो किसी भी एस्पिरेंट को इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। हम इस सेक्शन की शुरुआत करें और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सेट ए से क्वेश्चंस निकाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी दूसरे सेट से अपना सवाल मिला रहे हैं तो इस चीज़ को फैक्टर इन कर ले कि ये जो रेफर कर रहा हूँ मैं वो सेट ए है। ठीक, आई विल ट्राई टू कीप इट एज ब्रीफ एंड एज सक्सेंट। आई विल स्टिक टू द पॉइंट्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपके सिलेबस से कैसे मेल खा रहा है और कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़ी जा सकती है। उसके लिए मैंने एक और चीज़ की है कि मैंने हर सवाल के साथ वो सवाल किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है ये भी आपके बोर्ड पर लिख दिया है। तो शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है बॉन्ड, दूसरा है स्टॉक्स, तीसरा है हेज फंड्स और चौथा है वेंचर कैपिटल। हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होता है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आप कन्वेंशनल तरीके से मार्केट से रेज करते हैं, राइट? दे आर कन्वेंशनल फंड्स एंड they have been there in place for quite a long. लेकिन क्योंकि the economy is growing, the world is expanding and we need more products and we need more money, and especially in this age where entrepreneurship is going up. बहुत ऐसे लोग हैं जो उद्यम करना चाहते हैं और उद्यम के लिए कुछ पैसे लगते हैं, कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं जो कि कन्वेंशनल तरीका नहीं। ठीक, वैसे अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल तरीकों को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। सेबी विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसकी सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंटायर कैपिटल मार्केट। सेबी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया है कि कौन से फंड्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह कैटेगराइज किए जाए। ठीक, तो बॉन्ड और स्टॉक तो आप हमेशा सुनते हैं। बॉन्ड और स्टॉक तो बहुत ही कन्वेंशनल पारंपरिक तरीका है जिससे आप बाजार से पैसे उठा सकते हैं, तो बॉन्ड और स्टॉक तो नहीं होना चाहिए। वेंचर कैपिटल वो फंड है जो कि स्टार्टअप्स, और पिछले एक दशक से जब से स्टार्टअप्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन द कंट्री, दिस वर्ड हैज़ बीन द बज़वर्ड। सो ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। ये दूसरा जो फंड है उसे कहते हैं हेज फंड। हेज फंड, हेज फंड का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फंड जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो लेकिन जो आपका फंड मैनेजर हो वो आपसे आपको ये भी अश्योर करने की कोशिश करे कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के जैसा है क्योंकि इसमें जितने भी फंड है उन सबको पूल किया जाता है और उस फंड को किसी दूसरे एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों कन्वेंशनल फंड्स हैं, ये दोनों ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक, सवाल है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसका जवाब ओनली 2 बी होना चाहिए। इसका जवाब ओनली 2 बी होना चाहिए। वो बी कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड और वेंचर कैपिटल। अब इसे समझने के लिए सेबी ने जो रेगुलेशन लाए हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, उसमें जो 2-3 लाइंस हैं वो आपको मैं पढ़ा दूं ताकि आपको ये समझ आए कि ये सवाल, ऐसे सवाल फ्यूचर में, ऐसे सवाल जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बता दें कि जो इतने ज़रूरी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे आरबीआई, सेबी, उनके वेबसाइट पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स या वंस इन अ व्हाइल यू शुड बी गोइंग टू द वेबसाइट so that you are familiar with what they are doing and how they operate, right? So मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है सेबी के वेबसाइट से ही लिया है और सेबी ने बहुत ही साफ शब्दों में इस चीज़ को बताया है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। क्या होता है? इट इज मीन्स एनी फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच इज प्राइवेटली पूल्ड, which is pooled privately, which is privately pooled, which collects funds from sophisticated investors, whether Indian or foreign,
इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डिंग्स विथ डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसके लिए सेबी बहुत आसान आसान भाषा में इस बारे में बोलता है कि हम किस तरीके के फंड को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलेंगे। ठीक है, अब सेबी ने क्या किया है कि कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, और जैसे कि कैटेगरी 1 एआईएफ्स में आप देख रहे हैं कि वेंचर कैपिटल को कैटेगरी 1 में रखा गया है, और इसका अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज बस ये इन्फॉर्मेशन कि कौन से कन्वेंशनल हैं कौन से नॉन कन्वेंशनल हैं, उससे भी आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि वेंचर कैपिटल फंड कैसा फंड है, कैटेगरी 1 एआईएफ। उसी तरीके से कैटेगरी 2 एआईएफ में अगर आप देखेंगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स सच एज रियल एस्टेट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज category 2 AIFs, category 2 AIFs. The next question is, which of the following are the sources of income for Reserve Bank of India? Reserve Bank of India हमारी सेंट्रल बैंक है, हमारी केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके आय के स्रोत क्या क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यस यस, दे डू इट एंड वी वेरी पॉपुलरली know them as open market operations, right? You must have heard of this. The second is buying and selling of foreign currency. Yes, they do that because they are the custodians of foreign currency in the country, and when there is a need or they feel that they can earn some money out of doing these kind of exercise, they do it. So they also do buying and selling. Pension fund management. Pension fund management in the country, it is done by two major organizations. One is EPFO and the other one is PFRDA. This is Employees Provident Fund Organization. This is Pension Fund Regulatory and Development Authority. ये सवाल कहाँ से लिया गया? रिजर्व बैंक, आप लोगों ने जब तैयारी की तो आपको ये बात तो समझ में आई कि रिजर्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व बैंक पैसे कहाँ से कमाता है, और जो पैसे कमाता है उसे क्या करता है, अपने पास रखता है या सरकार को वापस दे देता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसीलिए ये सवाल आपके लिए आसान ही होना चाहिए। फोर्थ क्या है? लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आई मीन that goes without saying that there is no scheme where the Reserve Bank is even trying to lend to private companies, or the private companies are allowed to directly approach the Reserve Bank of India. For that purpose, we have many mechanisms in the country, scheduled commercial banks, and the entire money market is open to them. There are many options where the private companies can raise money from. They can go to the debt market, they can go to the equity market, they can take use of the alternative investment fund, right? So even this is wrong, this goes out, this goes out, third goes out, and the fourth goes out. The fifth one is printing and distributing currency notes. Yes, this is what is known as seigniorage. Seigniorage, what is it? That if I am the Reserve Bank of India and I am printing a rupee note that is 500 rupee note, a 500 rupee note, the amount that I will spend in printing this currency note and the face value of this currency note, that will have a difference. I will buy some paper, I'll buy some ink, I'll hire people, I'll hire machinery, and I will print a note. Let us suppose that I am investing X amount of rupees in printing this currency, right? And the face value of the currency is 500 rupees, right? X very obviously will be less than 500. So the difference of the face value, that is 500, minus X, is what is known as seigniorage, right? And this money directly goes to the RBI. So RBI earns through this. RBI earns through buying and selling of foreign currency. Yes, RBI earns through buying and selling of government bonds on behalf of the government, popularly known as open market operations. So the options 1, 2, and 5, we will look for them. Yes, we have an option 1, 2, and 5. So question number 2, the answer is option D, which is 1, 2, and 5. Again, the topic, why the topic C? Once you see the question, the first thing that strikes your mind is, why is the question here? Why has the examiner given this question, right? And the purpose to solve these questions
is to understand why a particular question has been asked. This question has been asked just for the fact that RBI is important. RBI is important to all the aspirants who are trying to get into civil services. So you should be knowing about if where is the money coming from, right? So this is how the money comes from, comes to the RBI, right? And one additional information, if I can give you, that RBI earns money. So let us suppose RBI has earned this amount of money. RBI has earned this amount of money, X. And then RBI keeps some money with itself, and what is left with the RBI is the surplus, which the RBI is supposed to give to the government, right? So for this purpose, Economic Framework Council is there, and you might have also heard of the Bimal Jalan Committee. Bimal Jalan Committee, that committee has recommended that what part of the earnings of the RBI should be with RBI. RBI ने जितना आय किया उसका कितना हिस्सा RBI के साथ रहना चाहिए और बाकी जो हिस्सा है वो सरकार को दिया जाना चाहिए। तो इसमें एक कमेटी जो कि बिमल जलान कमेटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिमल जलान कमेटी ये कहती है, ये रिकमेंड करती है कि आप अपनी आय का इतना हिस्सा अपने पास रखें और जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो सरकार को देते हैं। कितना हिस्सा पास में रखना है? जिस हिस्से को आप पास में रखते हैं उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट बफर रिस्क, ठीक है। कंटिंजेंट ये ऐसा बफर है जिसे आप अपने पास रखते हैं, बाकी हिस्से को सरकार को दे देते हैं, इसी को हम कहते हैं सरप्लस। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि RBI ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट ऑफ सरप्लस टू द गवर्नमेंट, राइट? अगर आपने वो पढ़ा तो आप ये सवाल कर सकते थे, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था। चलते हैं अगले स्लाइड पे, और इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो कि RBI के अर्निंग का स्रोत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फॉरेन रिजर्व है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लिक्विडिटी मैनेज करने में भी RBI कुछ पैसे कमाती है, करेंसी इशुएंस, इसी को सेनियोरेज कहते हैं, और पांचवा जो है वो फीस एंड चार्जेस है। RBI बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सरकार को भी देती है या कॉमर्शियल बैंक्स को देती है जहां वो पैसे कमाती है, ठीक। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। द थर्ड क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू RBI. I mean the question has RBI there. Let us see. Consider the following statements. इन कथनों पर विचार करें। Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report, right? The first thing that should strike you is why would RBI be interested in intervening in the matters of companies, right? And the companies which are listed. The companies which are listed are always a part of the capital market, which is regulated by the SEBI, which is regulated by Securities and Exchange Board of India, which is regulated by Securities and Exchange Board of India, SEBI. So the first statement is wrong. Why the statement is wrong? The statement is wrong because it says that it is the RBI that mandates. No, no, no. RBI does not mandate. Why would the RBI mandate? When the companies are under the regulation of SEBI, it is the Securities and Exchange Board of India that regulates, right? So the first statement is incorrect. The first statement is incorrect. I will deem it to be incorrect. The second is, in India, the company submitting a BRSR. What is BRSR? Business Responsibility and Sustainability Report. I mean, this is a report which is a non-financial report. If suppose I am running a company and the company is listed, so I am under the regulatory, I am under the regulation of SEBI, and I need to submit reports to this particular body. Now there would be some reports which would be very financial in nature. There would be some reports which would not be financial in nature, where I would be reporting things like how good my company is doing in terms of employee engagement, how good my company is doing in terms of sustainable development, how good my company is doing in maintaining the corporate environment. So these are reports which are very non-financial in nature, and they are known as Business Responsibility and Sustainable Report, BRSR, right? And they are submitted to the SEBI, the Securities and Exchange Board of India. They are submitted to SEBI.
right? Though, so the first one is incorrect. Why the first one is incorrect? The first one is incorrect just because RBI is not there to do these things, right? But the report has to be submitted, and these are what? These are non-financial reports. The second one is correct. The answer becomes 2 only. The answer becomes 2 only. I hope this is clear to you, right? I have also made a flowchart for a better understanding. What is BRSR? That is a report where you give a kind of non-financial report to the SEBI, and you tell about the environmental impact of your company, the social responsibility of your company, the governance structure of your company, the employee well-being, and the sustainable supply. Sustainable supply, right? So these are the parameters which are there in the BRSR. Okay, coming to, and if we just go by our instinct, and we just go by our common sense, even if we go by our common sense, देखो बाकी सारे discussion एक तरफ, prelims is all about your presence of mind, and prelims is all about like putting down everything that you have heard, that you have seen, that you have come across all your life, not only this preparation, right? Everything that you learned during your school days, everything that you learned during traveling, everything that you have learned during your college days, in addition to what you have studied for this particular exam. Then all these things are put together, and you apply your common sense and your presence of mind, then you excel in prelims. The first statement is wrong. That is on its face, because RBI has no business to engage with companies which are listed, right? RBI has no business to engage with these companies. It is the sole responsibility of SEBI. So just by applying this common sense, you could have discarded this. The second report is business responsibility and sustainability report. By the name itself, इसके नाम से ही ये बात बहुत सिद्ध होती है कि ये बात कर रहा है कि उस कंपनी की अपनी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसका गवर्नेंस कैसा है. तो इसमें आप यू कुड हैव टेकन अ गेस फॉर द सेकंड ऑप्शन. द फर्स्ट वन वाज आउटराइटली इनकरेक्ट. Most of the students would have marked it incorrect. There would have been some students who would have found some difficulty taking up this particular statement, but this could have also been done if आपने इसको इसके नाम को अगर ध्यान से पढ़ा हो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, जवाब क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2 ओनली. Coming to the next question is, in India, income from allied activities like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from tax. See, you need to be very particular with these words. From allied agricultural activity, fine, like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from tax. See, there is tax exemption, but the tax exemption is not a blanket exemption, that anything that you do that is remotely related to agriculture or that is remotely an allied activity will be exempted, right? The Income Tax Act of 1961 clearly states that agricultural income from the cultivable land is exempted, but there can be occasions where you are performing these allied activities out of the cultivable land, right? So this statement is incorrect. There can be instances where the allied activities are taxed, and they can be done very easily. The second is, rural agriculture land is not considered a capital asset under the provisions of Income Tax Act. Yes, it is not considered a capital asset, and that is why that is what is the rationale behind. That is what is the rationale behind not taxing it, right? Because it is not considered a capital asset, and that is why capital gains tax and all those sorts of tax, they are not applied to the agricultural land. So the first statement is incorrect. I think there would be only one option that will suit this particular arrangement. The first statement is not correct. D is not correct, and the second statement is correct. Yes, the second statement is correct, and the first statement is not correct. Right? So what you need to know is, what is agricultural income? It is exempted from tax under the Income Tax Act of 1961. It is important to note that income from allied agricultural activities like poultry farming, wool rearing, etc. are not considered as agricultural income, right? And that is why they can be taxed. They can be taxed. Two things that you have to know from here is what is agricultural income, and what is income from allied activities. Allied activities can be taxed very easily,
agricultural income, they are generally not taxed, but there are arrangements given to the states that the states can levy some taxes. And please understand, the states have got some provisions using which they can levy some taxes from the agricultural land or the income generated out of that. But do you really think that a state will try and get into this domain of taxing people who are engaged in agriculture? No, because as it is very popularly known, said ki, it may be good economics, right? You are taxing some people who are there, who are like well off, who are well off farmers, but then that will not come up as a good sign of politics. So good economics may not be good politics, and that is the reason why, even if, despite of the fact that there are provisions where the state can tax people, the states never do so, right? And that is why we generally know that agricultural income is exempted from any tax. It is not the case. Agricultural income is exempted from income tax. Agricultural income, can it be taxed by the states? Yes, there are provisions. They can be taxed, but the states, they would not enter into that zone, because that will again backfire. They have to run their government also, right? So they do not do that. That does not mean that there is no provision. The provision is that there will be no income tax, but there can be some other levies which can be imposed, appropriated, collected, used by the states. Okay. Coming to the next is what is agricultural land, and there is one section in the Income Tax Act that defines what is agricultural land. But I do not think that you have to go into this. You have understood what is agricultural income. Is it taxed? Income tax, no. Any other tax provisions are there, but normally they are not taxed. Allied activities, they can be taxed, right? This is what is the gist of this particular thing. Okay. Now again, you can see, like, you can see a trend also, and you can also understand that there are many questions coming from the capital market and the money market. The reason being, there has been an atmosphere of enterprise. There has been an atmosphere of entrepreneurship in the country for at least a decade and a half, right? And that is why these questions have become very relevant. Your capital market, the money market, they have become very relevant. Stocks, bonds, you have been checking question paper of previous years also. In the last 1 to 3 years, UPSC has got an inclination towards asking questions from these parts like bonds, stocks, equities and all. Again, we have a question from capital market, debt and equity market, right? As regards returns from investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at a lower risk. Bond holders are at a lower risk because bond holders are equity holders. Sorry, bond holders are, they have given debt, so they have operated in the debt market, and that is why they claim the first reaps of the harvest. If there has been or there may not have been profit, they have to get their money back, and that is why as far as the returns are concerned, the bondholders are considered to be at a relatively lower risk than stockholders. Yes, because they are partial owners of the company. So if the company suffers losses, they need to bear losses. If the company reaps profits, they will get profits, right? So yes, this one is correct. The statement is correct. The second is, bondholders are lenders to a company. Yes, yes, they are lenders, whereas stockholders are its owners. Yes, बॉन्ड होल्डर्स क्या हैं? बॉन्ड धारक किसी भी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं या उन्हें किसी हिस्से का स्वामित्व मिला होता है. ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर कैसे हैं? बॉन्ड होल्डर ऋणदाता हैं जिन्होंने लेंड किया है. स्टॉक होल्डर कैसे हैं? इनके पास उस कंपनी के कुछ हिस्सा इनके स्वामित्व में है, वो इसके स्वामी हैं. दे आर द ओनर्स ऑफ दोज दैट पार्ट ऑफ द कंपनी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. For repayment purpose, bondholders are prioritized. Yes, they are prioritized. No matter what happens, if you have promised the bondholder that I'll be giving you this amount of return, you have to give it, irrespective of the profits, irrespective of the losses. You need to repay the amount that you have agreed to the bondholder, right? So they are prioritized. Yes, true. They are prioritized over stockholders. Yes, because stockholders, they are your partners. They are your partners, and they will share profits. They will share losses. So yes, this one is also correct. The
options are both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Both of them explain statement 1. So yes, 2 and 3 are correct. Are they explaining? Are they explaining statement 1? So what is statement 1? Statement 1 is that risk of bondholders is less than risk of stockholders. This is what is statement 1. Are these two statements able to explain the first one? Yes, they are, because the second statement is explaining that why this is the case. This is the case because bondholders are lenders, stockholders are owners. And statement 3 is explaining the how part of it. How this arrangement is possible. This arrangement is possible because the bondholders have a higher priority when the money has to be given back. जब पैसे आपको वापस करने हैं और आपके सामने स्टॉक होल्डर्स भी हैं, बॉन्ड होल्डर्स भी हैं, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आप किसको चाहेंगे पैसे आसानी से जल्दी से मिल जाए? वो प्राथमिकता आप बॉन्ड होल्डर्स को देंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही तो है ही, इसके साथ साथ ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए। 7 is A, right? This was purely conceptual. Then we again have a question from capital market. You can see a barrage of questions, right, coming from these topics, and the reason being the environment in the country. The environment in the country is such that now everyone at least knows about these things. Like everyone has got a keen interest that how are these startups working, how are these people raising money, and that is why these topics have gained relevance and importance as far as UPSC is concerned, right? The question is, India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. भारत वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने के लिए बहुत ज़्यादा इक्विटी में हम देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इक्विटी ऑप्शंस में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? वो कोई फिगर तो आपको दे नहीं रहा है, दे आर जस्ट आस्किंग कि ये बहुत ज़्यादा है। सही, इट इज़ very right that India accounts for a very large portion of the equity accounts or the equity option contracts in the world, right? ये बात बहुत सही है। इसके साथ साथ में अगर आप अखबार पढ़ते हैं और आपने पिछले 6 महीने से अखबार को पढ़ा है तो ये भी बात सही है कि ये ज़्यादा तो हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, बिकॉज यू मस्ट हैव heard कि the markets are going down, there are pressures all across the world, there are volatile factors which are going all around the world, and that is why there is a lot of flight of capital and there are a lot of issues which are going on, and that is why the market or the equity market of the country is plummeting. You must have heard of this. So this is correct, but this comes with a caveat. The caveat is that there is a lot of investment, there is a lot of equity options, but there is a risk of plummeting. Okay. The second is, India's stock market has grown rapidly in the recent past and even overtaking Hong Kong at some point of time. It was in news and the newspapers were buzzing with this news that India has surpassed Hong Kong. This was a great achievement for a country like India because surpassing Hong Kong is not an easy thing. A welcome sign for the economy, right? So these two are correct. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of options trading or to act or unregistered financial advisors in this regard. See, this is a statement that a UPSC aspirant has to discard because this is highly impossible that such huge capital market is running in the country and there is no regulatory authority. There is a regulatory authority and the name is Security and Exchange Board of India, and that is what makes statement 3 incorrect. यही वो कारण है जिसकी वजह से ये कथन, ये जो तीसरा वाक्य लिखा है यहाँ पे, ये गलत होता है, और इसके वजह से पहला और दूसरा ये दोनों सही है और तीसरा गलत है। मान लेते हैं ये सारा डिस्कशन एक तरफ, आपने ये सवाल देखा, आपने बहुत ज़्यादा इन सब के बारे में अखबारों में नहीं पढ़ा है क्योंकि इसका सोर्स आपका अखबार ही है, इसका सोर्स आपका अखबार ही है। मान लेते हैं आपने बहुत ज़्यादा अखबारों में इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा, पूरा डिस्कशन एक तरफ, दूसरा तरफ आपका कॉमन सेंस। अगर आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस से ये समझ पाएँ कि इतने बड़े मार्केट का रेगुलेशन कोई ना कोई बॉडी तो करती होगी, तो ये गलत है, ये गलत है। और इसकी वजह से जैसे ही आपने तीसरे नंबर को डिस्कार्ड किया, आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है जो कि पहला है।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। उसके पहले मैं कुछ न्यूज़ के क्लिप्स आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि किसकी बात हो रही थी, क्योंकि ये न्यूज़ जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आप अगर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते हैं, और इसमें बहुत जोर शोर से एक खबर चली थी। ठीक है, इक्विटी ऑप्शंस बूम। ठीक है, रिटेल फ्रेंजी अ ग्रोइंग कंसर्न, ये कंसर्न भी है बिकॉज इट कैन प्लमेट, इट इज प्लमेटिंग, राइट। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज सैशेटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का ये तरीका है सवाल पूछने का, वो ये पूछ सकता था आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सैशेटाइजेशन व्हिच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो सैशेटाइजेशन का मतलब है, ये शब्द है शैशे से बना हुआ, जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, शैम्पू बॉटल में आता है, या टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप बॉटल्स में आते थे, अब छोटे छोटे सैशेट में आने लगे। इससे क्या होता है, हर कोई इसे खरीद सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, इसके जेब में 1 रुपये भी हो 2 रुपये भी हो वो भी एक्सेस कर सकता है। तो बात क्या हो रही है, सैशेटाइजेशन की। इन फंड्स में भी सैशेटाइजेशन देखा गया है। इसका मतलब क्या है, जो लोग बहुत समर्थ नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने में, उनके लिए बहुत छोटे छोटे सैशेज में इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है, ताकि कम आय वाले व्यक्ति जो कि मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय आय के लोग हैं, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। उसे हम क्या कहते हैं, सैशेटाइजेशन। ठीक है, एक और रिलेवेंट न्यूज आर्टिकल है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, वो ये है, इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, राइट। दिस आई हैव टेकन अप फ्रॉम द हिंदू, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यह है सर्कुलर इकोनॉमी की बात। और जब इस 21वीं शताब्दी में सबसे ज़रूरी शब्द जो हम सुनते हैं अपने आसपास, ये आर्थिक वृद्धि तो ज़रूरी है, पर उसके साथ आपका सतत विकास, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चंस हैव बिकम वेरी पर्टिनेंट व्हेन इट कम्स टू अ गुड एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी। सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, और ये डिपेंड करती है उन सारे सिद्धांतों पे जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिपेयर, रिफर्बिश। बहुत लोग इसके साथ में रिकवर को भी जोड़ते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे आर्स पे बहुत सारे आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी यही चीज होती है। इट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज, एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस, यस इट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, तो दिस इज करेक्ट। Reduces the use of raw materials, yes, because you're recycling, you're reusing, you're reducing the inputs, so yes, this is correct. The third is circular economy reduces wastage in production process, yes, because it refurbishes, right. So अगर आप किसी चीज का उत्पाद कर रहे हैं तो उसके उत्पाद के क्रम में आप कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आपको ऐसा उपकरण जो आप रिफर्बिश करके चला सकते हैं उसे आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप रिड्यूस तो कर ही रहे हैं वेस्टेज को। ठीक, तो ये तीनों कथन, these all the three statements are very correct. Let us analyze the options. Options are both statements 2 and statement 3. They are correct and both of them explain statement 1. Yes, this is correct. Why? Because ये दोनों सत्य हैं और यही दोनों वो वजह है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में रिडक्शन हो रहा है, and that is why the first statement is the most suitable statement for this particular question. आगे बढ़ते हैं। एक आपके समझ के लिए एक अर्थ 5R नाम की संस्थान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है। आपने जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़ाई की है, सुना है, पढ़ा है, आप कभी न कभी अर्थ 5R से मिले होंगे, देखा होगा, वेबसाइट के बारे में सुना होगा। इस वेबसाइट ने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बहुत सारे पेपर्स निकाले हैं। पेपर्स आपने नहीं भी पढ़ा, फिर भी अगर आपने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ये सुना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो आप ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्स ऑन लोन्स क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी? Yes, it does, and that is very explicitly written in the NCERT. I have picked up this from the NCERTs, and they have picked up the words verbatim. They have not even taken the pain to paraphrase. They have just picked it up, placed it there, and you must have gone through the NCERTs. A student who has gone through the NCERTs, I mean, this question was a cakewalk.
This question was a cakewalk because this is correct. Borrowings and disinvestments are capital receipts. Yes, yes, they are, because borrowing also increases your liability, and disinvestment, what does it do? It reduces your asset. It reduces your asset. Yes, it reduces your asset. What does borrowing do? Borrowing increases your liability. The liability goes up, and that is why they both are parts of capital receipt. Interest received on loans creates a liability. No, why would it? Why would it create a liability? I am the government, you are someone, you are the state. I have given you some money. I have given you 1 crore rupees, and then you are paying me interest. I am earning from that. I am earning from that. That is not affecting my liability. That is not affecting my asset, because that is just a recurring amount that I am earning, right? That is not creating any asset, or that is not affecting my asset. That is not even putting any liability on my head, and that is why interest received is always a revenue receipt. Interest received is always a revenue receipt. The answers are 1 and 2, right? I have attached some NCERT documents so that you feel comfortable while you are reading the NCERTs. You feel contented. If I am reading NCERTs, this is going to give me results. Okay. Again, basics, because the paper may sound a little difficult to a lot of students, and that is why it is always suggested, stick to the basics. Stick to the basics. Read newspapers. Read those things in the newspapers which are relevant, which are pertinent to the exam, right? The question is that revenue expenditure, one second, revenue expenditure is 80,000 crore. 80,000 crore. Revenue receipt is 60,000 crore. 60,000 crore, right? What is revenue deficit? The revenue expenditure and the revenue receipt. If there is a mismatch and the receipts are low, the expenditure is high, you are always in a deficit. The deficit is the receipt minus the expenditure, and the deficit here, as per this question, is very obviously 20,000 rupees, right? So the first is correct. What is fiscal deficit? Fiscal deficit is total expenditure minus total receipt, and that part of total receipt only which is non-debt creating. That is why fiscal deficit is directly related to the total borrowing of that particular fiscal year. If the government is borrowing, government borrows, all of us know that the government borrows, and the amount of borrowing that the government does in one fiscal, that is directly indicated by fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, वो सूचकांक है जो कि आपने जितना पैसा उधार में लिया है उसे सीधा सीधा दर्शाता है। ठीक है, सवाल क्या है? बोरोइंग्स 10,000 रुपए है, 10,000 करोड़ रुपए है, और इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 करोड़ रुपए है। फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ रुपए होंगे बहुत आसानी से, हाँ, क्योंकि आपने जितना बोरो किया है वही तो फिस्कल डेफिसिट होता है। तीसरा, प्राइमरी डेफिसिट 4,000 करोड़ रुपए है। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहा जाता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस आपने उस फिस्कल में जितना इंटरेस्ट पे किया है। फिस्कल डेफिसिट 10,000 रुपए है, इंटरेस्ट कितना पे किया है? 6,000 रुपए, और आपका जवाब है 4,000। ये भी उतना ही आसान है। ऑल द थ्री आर करेक्ट, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रेफर टू दिस clip that I have attached again from the NCERT, which will give you some bit of confidence. All the students who are preparing, who are trying to appear in the next year, or the students who have already appeared, who have done well, and they can now appreciate NCERT even more, right? So this is what I have taken up from the NCERT clip for you to just gain more confidence when you are reading NCERTs, right? All right. Coming, I have also done one thing. I have taken up some budget documents just to make you a little comfortable that if you are reading this document, then also your concepts will be very clear. If you are seeing this particular chart, if you are looking into this particular chart where you can see very clearly what is primary deficit, it is 17 minus 11. What is 11? 11 is interest payment. What is 17? Fiscal deficit. 17 minus 11, that is nothing but fiscal deficit minus interest payment. फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटाएंगे, हमारे हाथ में प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? 9 minus 1 plus 5 plus 6. व्हाट इज 9? टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर में एक को पूरा ले लो, 5 को पूरा ले लो, और 6 को पूरा ले लो। एक तरफ 9 को रखना है, दूसरी तरफ 1 को रखना है, 5 को रखना है, और 6 को रखना है।
आप अगर ये अर्थमेटिक सॉल्व करें तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है इस चार्ट से। और ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट सरकार हर साल रिलीज करती है उसी दिन जिस दिन सरकार पार्लियामेंट में बजट पेश करती है, ठीक है। ये वहीं से उठाया गया डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ें और चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से वही सवाल, ये आपके लिए एक गिफ्ट दिया यूपीएससी ने कि चलो थोड़ा गणित लगाओ, थोड़े अर्थमेटिक लगाओ। इसे देख के बहुत लोग सहम जाएं, डर जाएं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बात क्या है, कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट इज 50,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट इज 50,000 करोड़। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ इन थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। फिस्कल डेफिसिट मैं आपके लिए फिर से लिख दूं, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। फिस्कल डेफिसिट यही होता है। क्या है फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का वो हिस्सा जो नॉन डेट है उसको घटा दें तो हमें फिस्कल डेफिसिट मिलता है। फिस्कल डेफिसिट आपको दिया गया है 50,000 करोड़ रुपए और आपको ये दिया गया है इसी वजह से कि मैं एस्पिरेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करूं। इसके देने ना देने से कोई मतलब नहीं है। आप नॉन डेट क्रिएटिंग तो इसका हिस्सा ही है, जब ये दे दिया गया है तो इसे देने का कोई बहुत औचित्य है नहीं। देखते हैं आगे। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1500 करोड़। 1500 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की लाइबिलिटी घटा दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, और यही आपका जवाब हो जाता है, ठीक है। और जवाब क्या है? ए। जवाब है ए। आसान सवाल। फिर से वही चीज एनसीईआरटी में दी गई चीज है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ये तो सवाल है, इसको वैसा ही उठाया, कुछ नंबर लगा दिए कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को, आपको कहीं गणित से बहुत ज्यादा डर तो नहीं लगता, आपने नंबर्स देखे और सवाल छोड़ तो नहीं दिया। इन चीजों को टेस्ट करने के लिए भी यूपीएससी ऐसी चीजें करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये सवाल है फिस्कल पॉलिसी से, राजकोषीय नीति का सवाल। और ये सवाल है जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। अभी 16वां आने वाला है और हम 15वें की बात कर रहे हैं इस सवाल में। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट। व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट। अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में हम बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में लिखा है। और ये करता क्या है, जो टैक्स का पूल है उससे पैसे स्टेट्स को देता है, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। और ये भी बताता है कि स्टेट्स, राज्य अपने में पैसे कैसे बांटेंगे, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और भी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहता है। ग्रांट किसको कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, टैक्स और जीडीपी के आपस में कैसे रिश्ते होने चाहिए, ये सारी बातें फाइनेंस कमीशन बीच बीच में आपको रिकमेंड करता रहता है, ठीक है। अगर आप इसका पहला स्टेटमेंट देखें, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ इतना करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022 टू 23 टू 25-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता, हो सकता है आपने इतना ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड नहीं पढ़ाई की, हो जाता है कभी कभी कि आपने बहुत रिपोर्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हो ना हो आपने ये तो ज़रूर पढ़ा है। ये तो ज़रूर पढ़ा है कि जो डिवोल्यूशन है वो 41% ही है। और 41% रहने का कारण क्या है कि हम इतना स्टेट्स को दे देंगे, उस 41% में स्टेट्स आपस में डिवाइड कर लेगी। कुछ क्राइटेरिया हम ले डाउन कर देंगे कि किस क्राइटेरिया की मदद से स्टेट्स आपस में पैसे बांटेंगे। तो ये तो सरासर गलत है, ये 45 नहीं, ठीक है। अगर ये 45 नहीं है और आपने थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और दूसरे को हटाया तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन और हम सारे स्टेटमेंट, क्योंकि हम ये एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम में तो आपने ये ऐसा बना लिया होगा, लेकिन मैं आगे भी चलूंगा। 45,000 करोड़ रुपए टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल द स्टेट्स कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। जिन राज्यों में कृषि सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उनके लिए 45,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। चौथा, इट इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट, यस इट इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिस्कल परफॉर्मेंस। जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की मैंने बात की, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि राज्यों ने अपने राज्य में टैक्स को लेके, कर को लेके कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? 2, 3 और 4। और इसको देखने के लिए हम FRBM रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये PIB में पब्लिश होता है या किसी भी सरकारी
पोर्टल पे पब्लिश होता है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसे 42%, 41% पहले था, अब उसे 42% कर दिया गया है। सॉरी 42% था, उसे 41%। अंतर इसी वजह से आ रहा था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अब जब वो वापस स्टेट में आ गया है तो फिर मिला जुला के बात वही हो गई। आप 41 रखें या 42 रखें। आगे बढ़ें और इसमें हम देखें कि टैक्स एफर्ट को आपने देखा कि 2.5% का वेटेज दिया गया है। अगर किसी राज्य ने कर सुधार या कर में ज़्यादा मेहनत की, कर वसूलने में ज़्यादा मेहनत की, तो उसे 2.5% का वेटेज दिया जाएगा। बात आती है आगे, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है और मेरा सुझाव है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी संवैधानिक संस्थान सरकार को सौंप रही है और सरकार उसी को लेकर अगले 5 साल की नीति तय कर रही है, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 1400 crore and this 15 Finance Commission has also recommended 45,000 crore to be kept as performance based incentive for the states carrying agricultural reforms। आपने अगर ये पढ़ा होता तो सारे जवाब आते हैं आपको, लेकिन यूपीएससी फिर भी आपको एक विंडो देता है। अगर आपने सब कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी हैं जैसे कि डिवोल्यूशन 41% ही है, तो भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर सवाल है, ये है IBRD की बात हो रही है। बात हो रही है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, इसमें दो संस्थान हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को साथ में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है, सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द IBRD एंड IBRD। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, बिल्कुल सही, मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स और गारंटीज देती है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, हेल्प तो करती है पर सिंगल हैंडेडली हेल्प कर रही है, इस बात पे हम विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ठीक है, ये बात है, दिस इज बैक इन 1944, जो आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स नामक जगह में कुछ संस्थानों का जन्म हुआ, जिसमें कि एक IBRD भी था। और वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हुआ उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें ऐसी किसी संस्थान की ज़रूरत थी, तो यूरोप और जापान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसे बनाया गया था और इसी वजह से ये सही। वापस आते हैं इस पर, सिंगल हैंडेडली थोड़ा सा आपके मन में संशय पैदा करता है। इट गिव्स सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड रेजेस सम डाउट्स। किस तरीके के डाउट कि और भी तो संस्थान हैं, UNDP भी तो है जो गरीबी हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, OECD भी गरीबी हटाने के लिए काम करता है। इन्हीं के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली ने इस स्टेटमेंट को कर दिया गलत। ठीक है, सही जवाब क्या है, 1 और 3, 1 और 3 ढूंढेंगे हम लोग। हाँ, C इज द करेक्ट वन। अब इसके लिए आपके लिए मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लगाए हैं, ये वर्ल्ड बैंक के साइट से हैं। अगर आपने वर्ल्ड बैंक और जैसे आप RBI और सेबी के वेबसाइट पे हर 15 दिन में एक बार घूम फिर के चले जाएं, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF के भी वेबसाइट पे जाना चाहिए, क्योंकि उन वेबसाइट्स पे भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ये उनके वेबसाइट पे बहुत ही एक्सप्लिसिट शब्दों में लिखा है, बहुत साफ तरीके से लिखा है, द वर्ल्ड बैंक which is IBRD and IDA was established to rebuild Europe and Japan after the World War II. Its official name was the International Bank for Reconstruction and Development. इसके साथ अभी एक दूसरा संस्थान IDA भी जुड़ गया है। आएंगे इस सवाल पे जो कि which is the penultimate question, right? ये सवाल है बैंकिंग सर्विसेज। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आप जितने लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड कर पाते हैं, बैंकिंग नेट में लेके आ सकते हैं, उतना अच्छा है। उसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो बैंक्स ने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए। उन प्रोडक्ट्स में से 2 प्रोडक्ट है, RTGS और NEFT। RTGS क्या है, यह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसके नाम से आपको ये समझ आ रहा है कि जो सेटलमेंट है वो रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में होता है। और जो पहला स्टेटमेंट है, द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ NEFT इट टेक्स सम टाइम। आप लोगों ने ये इस्तेमाल भी किया होगा, NEFT में समय लगता है क्योंकि क्लियरेंस बैचेज में होते हैं, क्लियरेंस बैचेज में होते हैं। आपने पैसे जमा किए, आपके साथ और लोगों ने जमा किए, जब एक बैच डेवलप हो गया उस बैच को रिलीज किया जाता है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। RTGS रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, ये सही।
ये सही। आरटीजीएस, द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन। इनवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब जिसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। आप अगर पैसे दे रहे हैं, हो सकता है कोई बैंक आपसे कुछ चार्ज करे एनईएफटी में, अगर आप दे रहे हैं, हो सकता है कोई बैंक आपसे कुछ चार्ज करे, पर जिसके अकाउंट में, जिसके खाते में पैसे जा रहे हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी। आरटीजीएस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इट इज अ 24/7/365 सर्विस। इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम आरबीआई के कमिटमेंट पे जाएं तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और ये गलत हो जाता है, ठीक है। और जवाब है वन ओनली, ठीक। इस सवाल में ऐसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से आरटीजीएस रेस्ट्रिक्टेड हो गया। मान लेते हैं आपने, आपका बैंक का खाता एसबीआई में है और किसी वजह, कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई ऐसा बैकएंड पे काम चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपको मैसेजेस भी आते हैं कि अगले 3 घंटे तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब अगर उस बेसिस पे इस सवाल को, इस स्टेटमेंट को सही किया जाए तो आप आप तर्क दे सकते हैं। लेकिन अगर हम आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से जाएं तो आरटीजीएस एक 24/7/365 सर्विस है। इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए और जवाब ये है। अगर आपके मन में 1 और 3 को लेकर डाउट है तो मैंने जो आपको बताया वो वही बात है। आप प्रैक्टिकली अगर देखें, हो सकता है मेंटेनेंस में जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जवाब लिख रहा हूँ एकेडमिक पर्पस के लिए तो मैं आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से जाऊँगा। इसी वजह से मैंने वो सर्कुलर भी अटैच कर दिया है। सर्कुलर में सीधा ये क्या लिखा है, इज आरटीजीएस अ 24/7 सिस्टम और देयर आर सम टाइमिंग्स एप्लीकेबल। आरबीआई ने बहुत ही साफ शब्दों में लिख दिया है कि आरटीजीएस इज अवेलेबल 24/7/365 विथ इफेक्ट फ्रॉम December 14, 2020। इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ आ गए हम आखिरी सवाल पे। सवाल इसलिए ज़रूरी है कि डिजिटल पेमेंट हमारे देश में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एक ट्रांजैक्शनल तरीका है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम इसको अपना एक सॉफ्ट पावर की तरह भी इस्तेमाल करें। और भी देश, अभी प्रधानमंत्री पिछले ब्रिक्स मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जितने भी ब्रिक्स के देश हैं और जो नए मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, वो सभी इस चीज़ को लेने की कोशिश करें, सभी इसको देखें कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। और इसके साथ साथ यूपीआई का एक्सपेंशन हो रहा है, यूपीआई के एक्सपेंशन की बात हो रही है। हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके एक्सपेंशन की बात हो रही है। अभी इन ऑप्शंस में सवाल है कि इन देशों में हाउ मेनी कंट्रीज अमॉन्ग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और सिंगापुर में तो हो रहा है। मतलब कितने हो गए, ओनली 3। ये पॉपुलर है, डिजिटल पेमेंट हम सब इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसने पूरे ट्रांजैक्शनल सिस्टम को एक नया रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। इसीलिए इसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं, इसमें जो भी नई तकनीक आ रही है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पीआईबी में आर्टिकल ऑलरेडी आया है, बहुत एस्पिरेंट्स पीआईबी रेफर भी करते हैं। ये पीआईबी का आर्टिकल मैंने अटैच भी कर दिया है। ये देश हैं जहाँ पे यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, इन देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक। इसके साथ साथ ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि अगर आप अपने बेसिक्स को सही रखते हैं, बेसिक्स का मतलब आप कुछ बेसिक किताबें पढ़ते हैं जैसे कि एनसीईआरटीज़, और आप उसके साथ साथ इसको सप्लीमेंट करते हैं न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा कि वही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट है। आप इसको अगर न्यूज़पेपर से सप्लीमेंट करते हैं तो ऐसे सवाल या ऐसा प्रश्न पत्र, ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नहीं हो सकता है। स्टिक टू द बेसिक्स and keep your receptors open. Stick to the basics and keep your senses open. When you're reading something, reading newspaper, hearing some bits and pieces of news, please analyze, is it important for your exam? If it is, make a note of that. If you can do these 2 things right, I don't think there would be much of a problem. ठीक, इसके साथ ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आप अभी तो आराम करें,
4-5 दिन के बाद मेंस की तैयारी शुरू करें। जिन लोगों ने किसी कारणवश एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया है वो भी आराम करें, क्योंकि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आप अगले साल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आज आपका दिन है। आज आपने जो मेहनत की है उसको रिवॉर्ड करने के लिए शांत दिमाग से आराम कर सकते हैं। कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद वापस उतनी ही ऊर्जा से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। ओह, 10 से ऊपर हो गया।